तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस को। अब तक मैं आपको इसके 2 सेट्स करा चुका हूं। अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस हैं उनको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो आप इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 21। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है t फ्रॉम r क्यूब टू r क्यूब। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। सच दैट आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है कुछ इस प्रकार से है, और ये कह रहे हैं कि आप इसकी रैंक और नलिटी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, रैंक और नलिटी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए और इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको एक चीज फाइंड आउट करनी होती है, वो होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन कौन सी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्म हो रहा है उसकी, वो क्या होता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो ऊपर डिजिट्स लिखे होते हैं उनके ऊपर आप एक काम कीजिए, एक क्रॉस बनाइए इस तरह से। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है मैं उसी तरह से आपको समझाना चाहता हूं। इसका 3 इधर आ जाएगा, इसका 3 इधर आ जाएगा। दैट इज आपका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर आपका 3/3 होगा। ये क्यों बनाती है? क्योंकि हमें रैंक फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है ना, तो ये आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपको एक मैट्रिक्स अगर मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूं उसको, तो वो आपको डायरेक्ट बनानी सीखनी होगी। हर एक चीज आप डिटेल में नहीं कर सकते। ठीक है, चीजें आपको शॉर्ट में करना होगा। तो मेरी एक बात याद रखना, जब भी आपका ऑर्डर जो इस तरह से मिलता है, मतलब ऑर्डर में दोनों एलिमेंट दोनों डिजिट जो है अगर सेम है, चाहे वो आपका 2 हो, चाहे वो आपका 3 हो, और चाहे वो आपका 4 हो। ठीक है, अगर सेम है तो जो आपके वेक्टर्स गिवन हैं, ये 3 वेक्टर्स, ये आपके क्या होंगे? ये आपके कॉलम्स होंगे। किस चीज के? ये कॉलम्स होंगे इस मैट्रिक्स के। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये शॉर्ट ट्रिक्स मेरी बनाई हुई हैं, ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसको शॉर्ट में करना है, सेकंड्स में आंसर लाना है, तो आपको ये चीजें सीखनी होंगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आपका ऑर्डर के दोनों डिजिट सेम है, दैट इज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम आ जाती हैं, तो वो आपके कॉलम्स को फॉर्म करेंगे। तो कॉलम्स को फॉर्म करेंगे ना, तो लिख लेते हैं। पहला कॉलम ये है आपका 1 -1 और 2। दूसरा कॉलम क्या रहेगा? 2 1 0। तीसरा कॉलम -1 -2 और 2। ठीक है, ये तो है मेरा खुद का तरीका। अब जो इसका परंपरागत तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा बेसिस, और बेसिस में भी हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड बेसिस की। वो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक उन्होंने बेसिस दिए ही नहीं है। अब इसकी भी अपनी एक है स्टैंडर्ड बेसिस, जो है वो आपके कुछ इस प्रकार से होते हैं, E1 E2 और E3। ठीक है, इनकी अपनी खुद की स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। वो क्या? आइए देखते हैं। तो ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ये इसकी वैल्यूज हैं। ये तो हो गई आपकी क्या? स्टैंडर्ड बेसिस। दैट इज, अगर मैं आपसे बेसिस को बी से रिप्रेजेंट करूं तो बी के अंदर आपके E1 E2 E3 ये वेक्टर्स होंगे। ठीक, और उन्होंने कहा कि ये बेसिस के जो एलिमेंट हैं वो ट्रांसफर किए गए हैं, ट्रांसफॉर्म किए गए हैं कुछ इस प्रकार से कि पहला वेक्टर है, अगर मैं E1 का निकालूं या इमेज निकालूं E1 की, इसको इस तरह से लिख देता हूं मैं। वो क्या है? वो आपकी इक्वल होगी किस चीज के? आइए देखते हैं। तो आप एक काम कीजिए, जो ये एलिमेंट्स हैं उसका पहला पहला ले लीजिए, दैट इज 1 2 और -1। ठीक है, क्या करा मैंने? पहला पहला ले लिया। x मतलब कोफिशिएंट ऑफ x वाले ले लिए। ठीक, अगर मैं बात करूं
लिख ही देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ y वाले आएंगे वो E2 में आएंगे, दैट इज T 0 1 0। ठीक है, क्या रहेंगे, पहले में -1 कोफिशिएंट है, दूसरे में आपका 1 है और तीसरे में आपका -2 है। सिमिलरली अगर कोफिशिएंट ऑफ z की मैं बात करूं, दैट इज मैं बात कर रहा हूं इमेज ऑफ E3 की, दैट इज इमेज ऑफ 0, 0, 1 इक्वल होगा किस चीज के, कोफिशिएंट ऑफ z के, दैट इज होगा 2, 0, 2। ठीक है, अब आप एक काम ये कीजिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मैट्रिक्स, वो भी किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये वेक्टर्स आपको मिले, इनको आप रोज बना दीजिए। ठीक है, वेक्टर्स क्या है आपके, ये वाले वेक्टर्स आपके रोज होंगे। ठीक, अब या तो आप इतना लंबा चौड़ा ये सब कुछ याद रखिए, उससे अच्छा है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, क्योंकि बात वही रही, पहली रो 1 2 -1 1 2 -1 -1 1 -2 -1 1 -2 2 0 2 2 0 2, ये तो मैं पहले भी लिखा चुका आपको। ठीक है, तो इतना सब कुछ ना करके आधी सारी चीजें वहीं से हैं, बस आप इतना याद रखना कि अगर आपका ऑर्डर के डिजिट्स सेम है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपके सेम है, तो आपको जो वेक्टर्स गिवन होंगे वो वेक्टर्स आपके ये मैट्रिक्स के, जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, अगर ये सेम है तो ये आपके कॉलम्स रहेंगे। ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। ठीक, इतना सब कुछ आपने कर लिया, अब आपको फाइंड आउट करनी है रैंक। तो मुझे इसकी रैंक निकालने के लिए कुछ ऑपरेशंस इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे कि मैं यूज करूंगा एक्लॉन फॉर्म। अगर आपको नहीं आती है तो मैं उसको कराने वाला हूं, जल्दी ही आपको एक वीडियो मिलेगा इस पर। आपको करना क्या होगा, आपको करने होंगे दो ऑपरेशंस, जैसे कि R2 प्लस R1 करना होगा, साथ ही साथ R3 माइनस 2 R1 करना होगा। ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको, आइए देखते हैं। तो ये मिलेगा, R1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा है लिख लीजिए। बाकी ये दोनों एलिमेंट को तो हमें 0 बनाना ही है एक्लॉन फॉर्म के लिए, तो क्यों दिमाग उसमें इस्तेमाल किया जाए, इन्हें तो 0 करने के लिए यहाँ पर दिमाग यूज कर लिया हमने। ठीक है, तो फटाफट 0 लिख दीजिए। बाकी बच्चे आपके 4 एलिमेंट, उनकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो हमने इन दोनों को ऐड किया था, दैट इज आपको 3 मिला, इन दोनों को भी ऐड किया, -3 मिला। अब क्या किया, दिस -2 टाइम्स दिस, दैट इज -4। अब क्या किया, 2 माइनस का 2 इंटू -1, दैट इज कुल मिला के आपको ये 4 मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो किसी से, कि R2 को डिवाइड किया 3 से एंड R3 को डिवाइड किया -4 से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी कुछ इस प्रकार से कि 1 2 -1 0 1 -1 0 1 -1। ठीक है, अब क्या करना है, बस लास्ट ऑपरेशन और यूज कर लीजिए कि R3 माइनस R2। ऐसा करने से आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी कुछ इस प्रकार की कि 1 2 -1, R2 के साथ कुछ नहीं किया, सेम, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो एक्लॉन फॉर्म आपकी ये कहती है कि अगर आपके मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, उसके बाद अब आप डिसाइड कीजिए कि इसकी रैंक क्या होगी, तब हम देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए क्या होगा, रैंक ऑफ टी जो निकालेंगे, जो रैंक ऑफ टी आप निकालेंगे तो रैंक ऑफ टी हो जाएगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, दैट इज 2। ठीक है, आई होप चीज आपको समझ में आई होंगी, रैंक आपको समझ में आई होगी। अब हम इसमें बात करते हैं नलिटी की। नलिटी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, तो नलिटी आपको मालूम होगी, वो निकालनी होगी किसी से, रैंक नलिटी थ्योरम। अगर आपको नहीं पता तो मैंने कराई है, जाके जरूर देखिएगा। रैंक प्लस नलिटी जो है वो इक्वल होती है डायमेंशन के, और डायमेंशन भी किसकी लेनी होती है, ये तो मैं बार बार आपको बताकर थक चुका हूँ। डायमेंशन हमेशा उसकी लेनी होती है जहां से आपकी मैपिंग की गई हो, दैट इज हमें मैपिंग यहां से की गई है तो हमें डायमेंशन इसकी चाहिए होगी। ठीक है, दैट इज डायमेंशन आपकी 3 हो गई। रैंक आपने अभी 2 फाइंड आउट की, नलिटी को मैं n से रिप्रेजेंट करता हूं, तो n आपका इक्वल हो जाएगा 3 - 2, दैट इज n की वैल्यू हो गई 1। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको
2,1 आंसर दे रहा है, दैट इज आपकी रैंक 2 और नलिटी 1। हम देखते हैं हमारा ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। कह रहे हैं क्या कि आपके पास तीन वेक्टर x y z गिवन है और कहा है कि वो आपके लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है। आपका जो डेल्टा होता है, डिटरमिनेंट होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। एक 3/3 का डिटरमिनेंट आप बना लीजिए, इक्वल होगा किस चीज के, 0 के। वैल्यूज क्या रहेंगी, वैल्यूज तो यही रहेंगी 1 0 1 माइनस का 4 a 4 और a -1 -a। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा। तो 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, डेट इज माइनस का a स्क्वायर प्लस का 4 और 0 के साथ में मल्टीप्लाई करो या मत करो एक ही बात है। तो 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस, दैट इज 4 माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, माइनस a स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज 2a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8, a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4, implies that a की आपको दो वैल्यूज मिली प्लस माइनस 2। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है जो आपको प्लस माइनस 2 आंसर दे रहा है। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस ये कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम u टू b। तो हमसे पूछा है कि कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, एक बात इसकी आप समझ लीजिए कि आपको डोमेन और कोडोमेन वाला मेथड पता होना चाहिए। ये आपका u है और ये आपका b है। ठीक है, तो u और b पर एक मैपिंग दी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने t दिया है। अगर मैं आपसे कह दूं, ऑब्वियस सी बात है कि u और f दोनों ही आपके क्या हैं, वेक्टर स्पेस होंगे, तभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। अरे भाई, अगर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कराना है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर वेक्टर स्पेस के ऊपर ही तो होता है। अगर ये खुद में ही वेक्टर स्पेस नहीं होंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये खुद में ही अगर वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब ये हो गया कि इनके खुद के अपने अपने पर्सनल जीरो वेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे इन्हीं के अंदर। अगर मैं कह देता हूं इसका जीरो वेक्टर 0 है और इसका जीरो वेक्टर 0 डैश है, ठीक है ना। मैंने कहा कि इसका जीरो वेक्टर 0 है, इसका जीरो वेक्टर 0 डैश है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है खुद में, तो इनके जीरो वेक्टर इन्हीं के अंदर होंगे। अब क्या सिर्फ जीरो वेक्टर ही होंगे? जी नहीं, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इनकी इमेजेस भी कुछ इस प्रकार से होंगी कि टी अल्फा, ठीक है, हो सकता है कुछ और भी हो, टी अल्फा 2 ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने 1 2 3 4 लगा दिए, क्योंकि ये तो आपका इमेज होता है। अगर आप इसको इस तरह से पढ़ना चाहें कि डोमेन और कोडोमेन वाला सिस्टम से, तो इस तरह से ले लीजिए, क्योंकि ये समझना है आपको और ज्यादा कुछ नहीं है। तो डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस क्या होती हैं, कोडोमेन में होती हैं। मैंने मान लिया ये इमेजेस हैं, ठीक है। तो अगर यू के मैं कुछ एलिमेंट इस तरह से ले लूं, या उससे पहले मेरी एक बात सुनिए, मान लीजिए कि आपका बीटा है, बीटा की इमेज बन रही है 0 डैश पर, गामा की भी इमेज बन रही है 0 डैश पर, डेल्टा की भी इमेज बन रही है 0 डैश पर, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है और अल्फा की इमेज बन रही है टी अल्फा 1 पे, तो जो इनकी इमेज जिसकी 0 डैश पे बन रही होगी, इन्हीं के कलेक्शन जो है उसी को कहते हैं कर्नेल। ठीक है, तो कर्नेल क्या होता है, कर्नेल कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है, सेट ऑफ दोज एलिमेंट which are
मैप ऑन जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ऑफ बी, मतलब यू के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है, a set of those elements या those vectors of u, और लिख लेना, ठीक है। यू के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन कर्नेल होता है जिन एलिमेंट की इमेज जो है बी के जीरो वेक्टर पर बन रही होती है। दैट इज, अगर मैं कर्नेल को के से लिखूं तो के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो आपके बीटा गामा डेल्टा होंगे, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, के जो है इसी के अंदर तो लाई कर रहा है, दैट इज जो के है वो आपका सब स्पेस होगा किस चीज का, यूएफ का। ये कंडीशन आपसे पूछी जाती है, यही उन्होंने पूछा है कि जो कर्नेल होता है, कर्नेल का एक नाम और होता है, वो होता है आपका नल स्पेस। याद रखना, कुछ भी आ जाए, कर्नेल या नल स्पेस दोनों के दोनों सब स्पेस होते हैं किसके, यूएफ के। हमें इससे मतलब ही नहीं है, जहां से मैपिंग शुरू होती है उसी का ही कर्नेल जो है सब स्पेस होता है। दैट इज यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। आई होप चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कुछ इस प्रकार से गिवन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फ्रॉम B2R to B3R है, R सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद आपसे नलिटी पूछी है। एक ही चीज मैं आपको बार बार बताना जरूरी नहीं समझता। आपको सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। फिर से वही कि क्रॉस बनाइए, इसका एलिमेंट इधर लिखिए, इसका एलिमेंट इधर लिख लीजिए। मतलब इस बार जो ऑर्डर होगा वो 3 into 2 होगा। पिछले क्वेश्चन में ये सेम था, तो मैंने आपसे कह दिया था कि जो आपके वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स क्या होंगे, वो आपके, मैंने बोला था कॉलम्स होंगे। याद रखना, अगर ये सेम है तो ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो याद रखना कि 3 into 2 की एक मैट्रिक्स बननी है, मतलब 3 रो और 2 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स बननी है। हमारे पास वेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 वेक्टर 3 रो, ऐसा ही तो कॉमन है। कितनी रो बन रही है, 3। वेक्टर कितने हैं, 3। इसका मतलब 3 कॉमन है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी रोज 3 बनेंगे, कॉलम्स 2 बनेंगे, ठीक है। दैट इज, ये जो वेक्टर्स हैं ये वेक्टर्स आपकी रोज हो जाएंगी। तो 1 1 1 -1 0 1, ये होगी आपकी मैट्रिक्स 3 into 2 ऑर्डर की, ठीक है। कौन सी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट पूछी जाती है। ये मैं आपको फालतू में नहीं करा रहा, बार बार इस पर फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स बताइए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी होगी। 4 ऑप्शंस होंगे आपके सामने। प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो। ये है, अब आप इसकी रैंक निकालेंगे। फिर से वही एक्लॉन फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी। क्या करेंगे आप करिए एक काम के R2 - R1 कर दीजिए, ठीक है। 1 1 0, दिस माइनस दिस माइनस का 2 0 और 1। अब क्या करोगे, अब काम एक और कर दीजिए मेरा, वो क्या कि आप करना 2R3 + R2, ठीक है। 1 1 0 -2 0। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है, डेट इज ये हो गया आपका 0। ऐसा करने से आपको ये एक्लॉन फॉर्म बन जाती है और आपको जो रैंक है वो रैंक मिल जाता है। कितना रैंक आपका यहां से हो गया 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब आपको रैंक मिल गई। रैंक मिलने के बाद आपको पता होगा कि जो डायमेंशन होती है वो हमें किसकी लेनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन ये है आपको घुमाने के लिए। आपने देखा होगा कि एक तरफ 2 लिखा है, एक तरफ कभी ऐसा लिखा होता है कि 3 होगा एक तरफ और एक तरफ 2 लिखा होता है, ठीक है। अगर आप इस तरह से मान लीजिए, नॉर्मली R लिखे हुए मिल जाते हैं, तो आप सोच रहे होंगे डायमेंशन क्या लेते हैं, हमेशा डायमेंशन जो बड़ा हुआ उसको ले लिया, ठीक है। तो लेकिन इस बार समस्या ये है, आपकी मैपिंग इस तरह से है R² से R3, तो भी क्या आपकी डायमेंशन 3 होगी, जी नहीं।
हमको मतलब ही नहीं है लिखा क्या है, हमें तो मतलब ये है मैपिंग शुरू कहां से हुई है। हमारी मैपिंग शुरू यहां से हुई है। इस केस में मैपिंग यहां से शुरू हुई है तो डायमेंशन हमको 2 लेनी है, ठीक है ना। इस केस में डायमेंशन कितनी होगी, इस केस में 3 डायमेंशन होगी क्योंकि मैपिंग यहां से शुरू हुई है। अब आपको डायमेंशन मिल गया, रैंक मिल गया। रैंक नलिटी थ्योरम ये कहती है कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन होती है। रैंक आपकी 2 हो गई प्लस नलिटी आपकी निकालनी है, डायमेंशन आपकी 2 हो गई, दैट इज नलिटी हो गई 0। चेक कीजिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाए। आई होप ये तो अब तक आपको निकालना आ ही गया होगा, इतनी बार मैं आपको करा चुका हूं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है, कह रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन हमको गिवन है फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर और इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। तो कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उसका मतलब समझिए। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या होता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को ही हम नलिटी कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हमें नलिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ऑर्डर निकालना होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि मैं आपको पहले ही बार बता चुका हूं, इसका एलिमेंट इधर और इसका इधर लिख लीजिए तो आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 into 3। दैट इज जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स में या मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें 2 रो और आपके 3 कॉलम होंगे। आपके पास वेक्टर्स कितनी है, एक वेक्टर और 2 वेक्टर। रोज कितनी है, 2। दैट इज ये वेक्टर्स हैं वो आपकी रोज होंगी। दैट इज ये आपका 1, ये 1, दूसरा 0। वो क्यों, क्योंकि आप एक चीज देखिए, ये x और y है, ये y और z है, इसका मतलब इसमें z का कोफिशिएंट 0 है। क्योंकि हमको एक चीज ये देखना पड़ेगा, कॉलम तो आपके 3 है, रो आपकी 2 है, तो कॉलम आपको 3 बनानी पड़ेगी। ये हो गया 0, 1 और 1, ठीक है ना। अब आपको एक चीज यहां से मिल जाती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हम देखते हैं तो डायरेक्ट आपको यहां से रैंक मिल जाएगी। रैंक इक्वल हो जाएगी किस चीज की, 2 की, क्योंकि हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। और आपको मालूम है रैंक प्लस नलिटी जो होती है वो इक्वल होती है किस चीज के, रैंक प्लस नलिटी इक्वल होता है डायमेंशन के, अकॉर्डिंग टू द रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक हमने अभी भी फाइंड आउट की 2 प्लस नलिटी हम निकालेंगे, डायमेंशन देखनी होगी। उसके लिए ये देखिए कि आपकी मैपिंग कहां से हुई है, R3 से हुई है, दैट इज डायमेंशन आपकी 3 हो गई। यहां से आपकी जो नलिटी होगी वो इक्वल होगी 3 - 2, दैट इज नलिटी इज इक्वल टू 1। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नलिटी कहूं या फिर मैं आपसे कहूं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, या मैं आपसे कहूं कि डायमेंशन ऑफ कर्नेल निकालिए, ठीक है। डायमेंशन किसकी, कर्नेल की, तो एक ही बात है, क्योंकि कर्नेली आपका क्या कहलाता है, कर्नेली आपका होता है नल स्पेस, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ को, आइए देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे एक चीज कह रहे हैं कि सबस्पेस W कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और R क्यूब का आपका सबस्पेस W है। तो ये कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ सबस्पेस दैट इज डायमेंशन ऑफ W आपको बताना है। मेरी एक चीज आप याद रखना, एक वर्ड में लिख रहा हूं T, यहां पर लिख देता हूं N, यहां लिख देता हूं C। T का मतलब क्या है, टर्म्स, जितने भी आपके पास टर्म्स गिवन हो वो टर्म्स। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुए हैं इसलिए आप इस पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। सी का मतलब है कंडीशंस, ठीक है। अब मैं आपसे इसको फाइंड आउट करने का जो डायरेक्ट तरीका है वही बता रहा हूं। डायमेंशन ऑफ सबस्पेस दैट इज W इक्वल होगा किस चीज के, वो इक्वल होगा टर्म्स। आपके पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक है, टर्म्स। सब्ट्रैक्ट की जगह पे माइनस लगाइए। कंडीशंस कितनी है, एक कंडीशन आपके पास गिवन है, तो यहां से आपका जो डायमेंशन ऑफ W है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 2 के।
तो जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। और याद रखना मेरी इन कंडीशंस को, ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आइए देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। देखते हैं क्या है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है इस प्रकार से, फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब। तो हमसे कहा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो कैसे करेंगे, मैं आपको ये चीज बार बार बता चुका हूं। सबसे पहले आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है किस चीज का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा, आप एक क्रॉस बनाइए, ठीक है, जो डिजिट्स लिखे हैं उनको एक्सचेंज कर दीजिए। डेट इज आपका होगा 3 इंटू 2, मतलब 3 रो बनेंगी, 2 आपके कॉलम बनेंगे, ठीक है। ठीक है ना, 3 रो 2 कॉलम। अब चलते हैं, हमारे पास वेक्टर्स कितने गिवन थे इमेज में, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, ठीक है। 3 वेक्टर 3 रो, कॉमन क्या, 3, ठीक है। तो 3 वेक्टर 3 रो, इसका मतलब जो वेक्टर्स हैं वो आपकी रो बनेंगी। बना देते हैं, 3 -1 2 4 5 और -6, 3 इंटू 2 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होगी। डेट इज ये होगी आपकी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना और ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बार बार पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या है, तो जैसा ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपके वेक्टर्स में कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी दिख जाए तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली केसेस में होती ही नहीं है। एक्चुअली मोस्टली केसेस क्या, वो 100% होती ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में 0 0 0 आ रहे हैं, उसका 110% लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है, ठीक है। बाकी की दो, पहला और दूसरे कंडीशन को देखने से नहीं लगता कि उसमें कोई भी दिक्कत है, मतलब वो भी आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। बस इशू कहां पर है, अगर मैं ऑप्शन 4 को देखूं तो 4 में मुझे 1 दिखाई देता है। और जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई थी कि कहीं भी अगर आपको कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हुई दिख जाए तो आप क्या करेंगे, उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो मुझे डाउट है ऑप्शन 4 पर, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन 4 को चेक करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि टी ए यू प्लस बी बी इक्वल होता है ए टी यू के प्लस बी टी बी, ठीक है। और इसी कंडीशन को अगर आप दो अलग अलग पार्ट में तोड़ लेते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि टी यू प्लस बी इक्वल होता है किस चीज के, टी यू प्लस टी बी के। साथ ही साथ टी ए यू इक्वल होगा ए टी यू के। ये दो कंडीशन में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दो वेक्टर्स अज्यूम करता हूं, लेट यू और बी दो वेक्टर्स मैंने अज्यूम किए। क्या होगा, वेक्टर्स कुछ इस प्रकार से हैं कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2। क्या करूंगा, u प्लस बी फाइंड आउट करूंगा। कैसे करते हैं बार बार समझाना जरूरी नहीं है, समझ चुका हूं। कॉमा से पहली वाली चीजें आपस में ऐड हो जाती हैं, दैट इज इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, हर बार हर एक चीज नहीं बताई जा सकती, चीजें आपको खुद से ही थोड़ी बहुत रिवाइज करनी पड़ेगी। बात करें हम ए यू की, वो इक्वल होगा किसी इसके ए x1 ए y1 ए z1 के, ठीक है। इतनी सारी चीजें मिल गई, तो सबसे पहले चेक क्या करते हैं, हम सबसे पहले चेक करेंगे पहली कंडीशन। पहली कंडीशन ये कहती है कि टी यू प्लस बी जो है वो इक्वल होना चाहिए टी यू प्लस टी बी के। अब हम LHS और RHS दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब चेक कर लेंगे क्या LHS और RHS इक्वल है, देख लेते हैं। u प्लस बी का मतलब है कि टी ऑफ
x1 प्लस x2 z1 प्लस z2 इज इक्वल टू t x1 y1 z1 प्लस t x2 y2 z2। इतना तो आपको हर एक क्वेश्चन में करना ही करना है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इतनी चीजें आप लिख के रख लीजिए। अब क्या करोगे, अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। अगर मैं बात करता हूं फोर्थ ऑप्शन की, तो इसको फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैप करूंगा या फिर मैं इसको इमेज करूंगा। तो कैसी होगी कि ये इमेज कुछ इस प्रकार से है कि 1, x दैट इज पहले वाला, x1 प्लस x2, z दैट इज लास्ट वाला, z1 प्लस z2। ऐसी यहां से ट्रांसफॉर्मेशन ये मैप हुई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 के अकॉर्डिंग सिमिलरली इधर भी देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर होगा 1, x1, z1 प्लस 1, x2, z2। क्योंकि जो भी ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हैं, वही LHS में होगा, वही RHS में होगा। अब एक बार इसको ऐड कर लीजिए, क्या मिलेगा, कॉमा से पहली वाली चीजें आप उसमें ऐड हो जाया करती हैं। तो 2, x1 प्लस x2, z1 प्लस z2, ये हो गई आपकी RHS। और क्या RHS और LHS सेम है? जी बिल्कुल नहीं। ये है ये है जी बिल्कुल है, पर ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तभी मैंने आपसे कहा था अगर आपको कहीं पर भी कांस्टेंट क्वांटिटी दिखाई दे जाए वो हमेशा ही धोखा देगी। जैसा कि यहाँ हुआ, LHS में तो 1 रह गया, RHS में 2 हो गया, डेट इज आपकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ऑप्शन 4 है वो लीनियरली ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने जैसा कि शॉर्ट ट्रिक से पहले ही देख के बताया कि मैंने पहले, दूसरे, तीसरे ऑप्शन में मुझे दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। चौथे ऑप्शन में 1 जो आ रहा है वो मुझे कांस्टेंट क्वांटिटी है और वो मेरी दिक्कत कर रहा है। इसलिए अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स पर काम किए हुए हैं तो आप ऑप्शन को देखकर पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी।